सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में तिवारी जी उपस्थित हैं, के तिवारी जी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट भी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। वो इस समय जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर आपको चर्चा करेंगे, वार्ता करेंगे। तो शेयर वो खुद ही कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ और अपनी बात कहें। शेयर हो रहा है। अभी मैं आगे स्क्रीन तो दिख रही है, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो दिख जाएगी। स्क्रीन आई तो है, एक स्क्रीन आई है आपकी और वो थोड़ा बहुत दिख रही है। शेयर तो किया है मैंने। आपकी जो पुरानी वाली आपकी है वो मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको सबमिट कर सकता हूँ। शेयरिंग हो रही है, दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन स्क्रीन में भी नीचे से अभी आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। स्क्रीन का केवल वो आया हुआ ब्लैंक पोर्शन आया हुआ, लेकिन स्क्रीन है, स्क्रीन इज देयर बट इट इज ब्लैंक। स्क्रीन तो मैंने पूरा शेयर किया है, फिर से शेयर दोबारा शेयर कर लीजिए करके। हाँ, एक बार दोबारा शेयर। सेमेस्टर 1 और 2 के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेमेस्टर 1 का ही पूरा क्लास है। तो सेमेस्टर 1 के लिए भी महत्वपूर्ण है और सेमेस्टर 2 के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरू में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत से टर्म्स को हम लोग छोड़ जाते हैं। यस, शेयरिंग हो रही है अभी? दिख रहा पूरा? हो रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी देखने में उसमें। अभी ये वाली दूसरी स्क्रीन दिख रही है ना सर? प्रॉपर दिख रही है। हाँ, एक्चुअली मुझे तो बाकी लोग दिखते नहीं है। तो सबको नमस्कार। और थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले हम लोग कुछ बेसिक जो शब्द हैं जिनका बीच में यूज आएगा, तो उसके बारे में एक बार हम लोग ज्ञान का आदान प्रदान कर लें। एक वर्ड आता है जब हम लोग पढ़ते हैं एसिड और बेस, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए किसको एसिड बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे, तो न्यूमेरिकल फिगर पर एक वर्ड होता है पीएच, उसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी एक सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको लिखने के लिए हम लोग पीएच का मान लिखते हैं कि क्या वैल्यू है इस सब्सटेंस का। एसिड की जो पीएच है वो लेस देन 7 होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम लिखा हुआ है तो वो एसिडिक नेचर में होगा। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? वो स्वाद में खट्टा होता है। मुख्य रूप से ये है, स्वाद में खट्टा होता है। और अगर इसको बेस के साथ मिलाया जाएगा तो इसका एसिडिटी चेंज होके बेस में कन्वर्ट हो सकता है, या पीएच की वैल्यू चेंज होगी, या तो एसिड होगा या बेस होगा। जो बेसिक होगा, ये गलत लिखा हुआ है, एसिड नहीं है, ये बेस है। जो बेस है
जो नेचर में बेस है उसके पीएच की वैल्यू 7 से प्लस होगी, और कोई भी सब्सटेंस जिसका पीएच 7 है वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड नेचर में एसिडिक है ना नेचर में बेसिक है। तो जो ये पीएच हम लोग बहुत बताते हैं कि इसका पीएच 6.8 है या 7.4 है, तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस सब्सटेंस का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि जो भी हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सब्सटेंस के बारे में, एंजाइम है या जो भी चीजें हैं, तो वो उस सब्सटेंस एंजाइम उस सब्सटेंस पे किसी एक निश्चित पीएच पे काम करता है। अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 3 है और उस 7 होने पे काम करना है, तो वो काम नहीं होगा जब तक उसका पीएच 7 नहीं होगा। अब नॉर्मल जो वाटर हम लोग पीते हैं पानी, इसका पीएच 7 होता है, एसिडिक भी नहीं होता है और बेसिक भी नहीं होता है। तो एक पीएच है जिसके बारे में हम लोग बोले कि क्या है पीएच, क्यों पढ़ते हैं हम लोग पीएच की वैल्यू। एक और चीज शब्द है, हम लोग बीच में पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस, एक बार पढ़ते हैं कि हाइड्रोलिसिस करके ये बनाएगा। तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है? ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें वो सब्सटेंस पानी के साथ रिएक्ट करता है और केमिकल जो उनके बॉन्डिंग है उनमें चेंजेस ले आता है। मतलब जब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस करके ये बनाता है, इसका मतलब कि वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन होता है और उसमें जो नए पदार्थ बनते हैं। तो ये फॉर्मेशन नहीं है, हाइड्रोलिसिस है, माने पानी के साथ रिएक्ट करके उसके केमिकल बॉन्ड को चेंज करते हैं, इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और दो शब्द हम लोग ले जाते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म, एक एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, इसको हिंदी में उपचय और अपचय बोलते हैं। एनाबॉलिक में दो रिएक्शन में दो चीजें जुड़ती हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ वृद्धि विकास, मतलब उन दोनों को रिएक्शन करके वो दोनों ऐड होती हैं और एक नई चीज बनाती है। और कैटाबॉलिक में वो टूटता है, उसे दो अलग अलग चीजें बनती है। कैटाबॉलिक में मोर देन वन बनेंगी और एनाबॉलिक में दो जोड़ के एक बनेंगी। इन दोनों को मिला के मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक क्रिया। तो एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक का क्या मतलब है, ये हमने ऐसे थोड़ा सा शेयर किया था, क्योंकि ये वर्ड आते हैं बीच बीच में, तो हम लोग उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोल रहे हैं, मतलब कि इसमें एक एक्शन नहीं है, मोर देन वन है, और कई चीजों को मिला के जब हम पढ़ते हैं, माने यूज किया जाता है कई एक्शंस को, तो वो सिस्टम में है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन के लिए, उसके लिए हम लोग उसमें 4 मुख्य रूप से तंत्र हैं, काम वो है, एक्शन है, जिनको मिला के हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं। तो पहला क्या है? डाइजेशन, दूसरा सिक्रेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन और चौथा एक्सक्रीशन। पाचन क्या होता है ये जानना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं कि इसको पाचन, पाचन प्रक्रिया में जो भी भोजन हम इंटेक करते हैं वो मैकेनिकली या केमिकली छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, विखंडित होता है, और इस फॉर्म में वो इतना विखंडित हो जाता है कि कहीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में या स्टमक में उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, क्योंकि जो हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एब्जॉर्ब होने के लिए जो कंडीशन है कि क्या बनेगा तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वो बॉडी का पार्ट। तो पाचन में जो हम खाते हैं उसको उस रूप में कन्वर्ट कर देना है कि वो एब्जॉर्प्शन के लायक हो जाए। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं उससे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, साल्ट, विटामिन और वाटर है। तो डाइजेशन में होता क्या है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। तो डाइजेशन में ये सारी चीजें इस रूप में कन्वर्ट हो जानी है, तभी जाके जहां भी एब्जॉर्प्शन होगी
वो होगा। तो भोजन वाले बड़े पदार्थ जो खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये कन्वर्ट होंगे तो पाचन होगा। तो ये 4 प्रक्रिया है। पाचन होता है जब हम कोई चीज खाना खाते हैं तो पचता है, मीन्स की जो ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बाकी बचा हुआ पदार्थ आगे की तरफ मूव करेगा। इस बीच में इन पदार्थ के मूवमेंट के लिए या और सब चीजों के लिए हमारे जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं। स्टमक कुछ सीक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ सीक्रेट करती है, पेनक्रियाज कुछ सीक्रेट करता है। तो ये प्रक्रिया होती है कि डाइजेशन में जो भी तंत्र है वो अलग अलग चीज को सीक्रेट करते हैं, उनके अलग अलग यूज। और एब्जॉर्ब है, जो बनेगा उसको एब्जॉर्ब होना है, जहां पे उसकी जरूरत है, ब्लड में जाना है, न्यूट्रिशन बनना है। तो एक तीसरी काम है एब्जॉर्प्शन। और चौथा है कि जो बचा हुआ पदार्थ है वो बॉडी से बाहर निकल जाए, जिसकी जरूरत हमको नहीं, पूरा पाचन होने के बाद। तो ये 4 प्रक्रिया है पाचन के लिए। तो डाइजेशन सिस्टम है, तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पाचन का जो सबसे पहला अंग है, जो हम लोग खाना खाते हैं, ये ओरल कैविटी, ये मुंह है जहां पर हम लोग खाना खाते हैं। और यहाँ पर लिप है, एक पेयर, जो बाहर से कुछ अंदर जाएगी। ये वॉलंटरी है, जब हम चाहेंगे तो खुलेगी, जब चाहेंगे तो बंद रहेगी। तो हम जिसको इंटेक करना चाहेंगे वो इंटेक होगा, बाकी नहीं होगा। हम जब बंद रखेंगे तो वॉलंटरी कंट्रोल है, मीन्स की हमारे ऊपर इसका कंट्रोल है। तो पाचन शुरू हो जाता है ओरल कैविटी से, क्योंकि यहीं पे टुकड़े बनने शुरू हो जाते हैं। तो ओरल कैविटी में सबसे पहले हमारे पास ये दांत है। एक सामान्य जो वयस्क मनुष्य है उसके मुंह में 32 दांत हैं। इन दांतों को देखेंगे अगर हम लोग, इस तरह 32 दांत हैं। अगर एक लोअर पार्ट को देखिए, मान लीजिए मुंह का लोअर पार्ट है दांत का, तो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो इस तरह ये दिखता है। अगर मान लीजिए स्केच में, तो ये सामने के जो दो है ना, ये इंसाइजर है। इंसाइजर ये और ये पहले दोनों इंसाइजर हैं। इधर इधर भी ये 2 इंसाइजर हैं। इसको हम लोग याद करते हैं 2 1 2 3 8। जैसे अगर ये सेंटर है तो एक तरफ ही 8 होंगे, दूसरी तरफ 8 होंगे, और नीचे 16 होंगे और ऊपर 16 होंगे, 32 दांत होंगे। तो सामने अगर एक 8 दांत की हम लोग व्याख्या करेंगे तो ये सामने की जो 2 दांत है ये इंसाइजर है। उसके वाला एक दांत है कैनाइन। उसके बाद जो 2 दांत है ये प्रीमोलर है। और इधर लास्ट में जो 3 दांत है अंदर की तरफ, इनको मोलर बोलते हैं। फंक्शन क्या है इन दांतों का? इस तरह ये 8 8 16 और ऊपर 16, 32 दांत हुए। अगर हम लोग देखेंगे, देखिए इधर एक तो ये बांट दिए तो 4 8, इस तरह 32 दांत दिख रहे हैं। जो इंसाइजर है वो भोजन को काटने के काम आता है। कुछ ऐसे हम लोग चीजें खाते हैं जिनको काटना होता है तो सामने के दांत से काटते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको और हार्ड है तो कैनाइन यूज करके उसको फाड़ने के काम में ले आता, कैनाइन आता है फाड़ने के काम में। और मोलर और प्री मोलर ये भोजन को ग्राइंड करते हैं। ये 5 दांत एक तरफ के जो है ये भोजन को ग्राइंड करने के काम में आते हैं। तो भोजन जो हम लोग इंटेक करते हैं, यहाँ पर उसको काटने, फाड़ने और ग्राइंड करने का काम ये दांत करते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देते हैं। तो ये काम हो गया अगर हम लोग पूरा चेहरे को अगर इस तरह देखेंगे तो पूरा इस तरह दांत दिखेगा। ये 16 नीचे और 16 ऊपर। उसी तरह है ये सामने 2 इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, रियाक्स। तो दांतों का काम ये है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित कर देता है।
इसके बाद जीव, मुंह में जीव है, फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है, इसके ऊपर टेस्ट बड्स है जिसका हम लोग को टेस्ट पता चलता है। जो भी भोजन मुंह में ग्राइंड हो जाता है, इसके आसपास लार निकलता है, सलाइवा, और उसके हेल्प से ये जीव भोजन को लार में लपेटती है। क्योंकि ये जो सलाइवा है जनरेट तो ग्लैंड से होंगी, लेकिन ये जो जीव है वो सलाइवा को भोजन के टुकड़ों के चारों तरफ लपेट देता है। ये लपेटने से उसके आगे मूवमेंट में इजी है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है, तब वो नीचे मूव करता है। तो यहाँ पर जो भोजन लार में लिपटा हुआ छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसका नाम है बोलस। ये क्या करता है, बोलस बनने से उसका जो मूवमेंट है ओसोफेगस में वो इजी हो जाता है। यहां से लार के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। लार सलाइवा पाचन तंत्र में यह पहला पाचक रस है। मीन्स ये सलाइवा जो है कोई जीव उसको भोजन के चारों तरफ लपेटती है, और इसका जो पीएच है सलाइवा का वो 6.3 to 6.8 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्लाइटली एसिडिक है, और जब भी कोई भी भोजन हम लोग इंटेक कर लेते हैं, अगर उसमें कुछ कीटाणु वायरस है जो हम लोग को नुकसान कर सकते हैं, तो इस 6.3 to 6.8 के पीएच जो एसिडिक है ये उनको मारने का काम करते हैं। कई बार हम लोग इंटेक ऐसा कर लेते हैं तो वो सलाइवा में ही उनकी डेथ हो जाती है, उन कीटाणुओं को जो हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी होल्स जहां से इंटेक पॉसिबल है वहां पर एसिडिक नेचर ही है। जैसे यूरिन में भी हम करेंगे हैं तो वो एसिडिक है, और सलाइवा भी एसिडिक है, कि जो भी अगर कोई कीटाणु वायरस हमको इफेक्ट डालता है तो यहाँ पर वो किल हो जाए एसिड में, एसिड में उनकी डेथ हो जाती है। तो सलाइवा के नेचर ही है, और बहुत स्लाइट एसिडिक है, 6.3 है, तो बहुत इम्पैक्ट नहीं आता है हमारे ऊपर। और ये जो लार है ये मुंह में 3 पेयर लार ग्रंथियों से निकलता है। पहला है, एक है पैरोटिड ग्लैंड्स, one pair of submandibular glands and one pair of sublingual glands। ये 3 मुख्य ग्रंथियां हैं, 3 पेयर जिनसे लार निकलता है। और ये लार दिन भर में 1.5 से 1.5 लीटर पर डे ये सीक्रेट होता है। इसमें यह है कि जब भी हम भोजन करते हैं तो इसके सीक्रेशन की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादा जरूरत होती है बोलस को अंदर जाने के लिए। यहाँ पर एक चीज और हम लोग डिस्कस करेंगे कि रात में हम लोग सो जाते हैं, दिन में हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो सलाइवा ज्यादा बनता है, रात में सो जाते हैं तो सलाइवा कम बनता है। दिन में अलग अलग चीजें खाने के बाद भी हमको लगता है कि मेरा दांत गंदा नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं है, और रात में सोने के बाद भी लगता है कि सुबह मुंह गंदा है। रीजन ये है कि सलाइवा जो एसिडिक है वो मुंह के जितने भी चीजें हैं जो खाने से आती हैं, जनरेट बनती है, वो सलाइवा के थ्रू अंदर चली जाती है। जब वो अंदर चली जाती हैं तो हमारा दांत गंदा फील नहीं होता, शाम को हमको लगता नहीं है कि हमारा दांत गंदा है। सुबह सलाइवा कम होता है, मूवमेंट नहीं रहता है, तो वो सारी चीजें दांत पर यहाँ जमा हो जाती है, तो मुंह में लगता है कि मुंह गंदा है, हमको ब्रश कर लेना चाहिए। ये सलाइवा का एक फायदा है दिन में खाने का और यूज करने का। तो ये सलाइवा एसिडिक है, बोलस में लपेट के बोलस को अंदर ले जाती है, कीटाणुओं को भी मारती है, और मुंह को दिन में स्वस्थ। इस तरह जब ग्राइंड हो जाता है भोजन और लार से बन जाता है, मतलब बोलस हो जाता है, तब वो यहाँ से ओसियोफेगस भोजन नली में भेज दिया जाता है। भोजन नली के ये यहाँ से ये अमाशय है तो भोजन नली में भेज दिया जाता है। इसको हम लोग देखेंगे तो इस ओरल कैविटी से हम लोग भोजन अंदर लेंगे, यहाँ ग्राइंड होने के बाद सलाइवा के थ्रू यहाँ से इस रास्ते से, इसको हम लोग एसोफेगस बोलते हैं भोजन नली को, और इस रास्ते से ये पास होता हुआ ये स्टमक है, स्टमक में ये चला आता है।
भोजन। जो एसोफेगस है उसकी लंबाई करीब 23 सेंटीमीटर के आसपास है, और ये रबर नुमा टेप, अगर इसमें कुछ भी नहीं रहेगा तो टेप नुमा ये चिपक जाती है, और इसमें जो ये जो मूवमेंट होता है पेरिस्टल्सिस, उस मूवमेंट से ये भोजन धीरे धीरे अंदर आता है। क्रमाकुंचन गति जो है, क्रमाकुंचन गति हम लोग आगे एक बार पढ़ेंगे, लेकिन ये हम समझ लें कि इस गति से वो एकाएक नहीं गिरता है, धीरे धीरे एक जगह न ये ट्यूब दबती है, आगे बढ़ता है, फिर दबती है, फिर आगे बढ़ता है। तो एक तरफ कंस्ट्रक्शन होता है और एक तरफ एक्सपेंशन होता है, तो ये बोलस आगे की तरफ मूव करता है। लार का जो कंपोजिशन है, इसमें 99.5% पानी है और 0.5%। इसमें जो कार्बनिक पदार्थ है, ये जो प्रोटीन है, इसमें दो फॉर्म है, म्यूसिन है, ग्लोबुलिन है, एंजाइम है, टाइलिन है, माल्टेज है, कार्बोनिक यानी हाइड्रेज है, ये और भी चीजें हैं इसमें कार्बनिक पदार्थ में। हमको जानना क्या है, एक चीज और जानना है लार की वजह से, कि जब इस पीएच पर टाइलिन जो कार्बोहाइड्रेट्स जो कुक्ड है, पका हुआ है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन करता है? टाइलिन, जो ये प्रोटीन है, और ये माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो वहां माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है पार्शियली। ये रिएक्शन पार्शियली होता है, इसीलिए अगर हम थोड़ी देर तक रोटी को चबाएंगे तो माल्टोज कन्वर्ट होके ग्लूकोज देता है, तो थोड़ी देर चबाने के बाद रोटी का टुकड़ा मीठा लगता है, क्योंकि ये पार्शियली कन्वर्ट। टाइलिन माल्टोज को कन्वर्ट करता है माल्टेज में, तो ये हल्का मीठा लगता है और ये ग्लूकोज का रिएक्ट हो जाता है। ग्लूकोज होने से मीठा लगता है। भोजन नली के ये लेंथ हम लोगों ने बात किया, ये प्रोपल्सिव वेव है जो इस स्पीड से चलती है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और भोजन मूव करके तिवारी जी सर ये बता दीजिए कि जो माल्टोज और माल्टेज, जहाँ एज लिखा हुआ एंजाइम है और जहाँ ओएसी लिखा हुआ है वो आपका ग्लूकोज का पार्ट है, ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन का है। तो वहाँ माल्टेज माल्टोज में डिफ्रेंशिएट ये कर लें अपने को, कि जहाँ नॉर्मली जहाँ एएसी लिखा हुआ है वो एंजाइम है। एंजाइम माने एंजाइम किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो क्रिया को तेज करता है। तो वह, और लेकिन माल्टोज कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का है, बस ये समझ लीजिए। जहाँ ओएसी लिखा हुआ है, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, जितने ये हैं सब वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के हैं, और ये एंजाइम के फॉर्म में है। एज लिखा हुआ है, एएसी, ठीक है बस जी। भोजन नली से भोजन स्टमक में आता है। स्टमक मीन्स की पेट, हम लोग इसको अमाशय बोलते हैं, है ना। पेट और उदर दोनों में अंतर है। पेट या स्टमक हम लोग बोलते हैं जो इनसाइड है, और जो हम लोग को बाहर दिखता है ये उदर है। तो हम लोग बात कर रहे हैं अमाशय की, स्टमक की, जो इनसाइड है, जिसमें भोजन नली से भोजन सीधा आता है। इसको हम लोग थोड़ा भोजन नली को इसको कोशिश करते हैं कि इसको देखा जाए स्टमक कैसा। स्टमक का इस तरह का बनावट है, ये हंसिए के आकार का है या जे आकार का है, ये इस तरह का है। यहाँ से वो भोजन नली से भोजन आता है और इसमें प्रवेश करता है, और यहाँ से एग्जिट। इधर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो पोर्शन टॉप में है ये कार्डिक है, क्योंकि ये नियरेस्ट टू हार्ट है। इस रीजन को कार्डिक रीजन बोलते हैं, और ये चूंकि ये भोजन से आता है तो
लोअर असोफेगल स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं इस जोन को। यहाँ पर ये वाल्व की तरह काम करता है स्फिंक्टर, क्योंकि यहाँ से जो पदार्थ है वो वापस ना जाए। इस जोन को फंडिंग रीजन बोलते हैं। ये अंदर जो रूगे दिख रही है, तरह तरह की बलियां हैं, इस तरह अगर पेट खाली रहता है तो ऐसा दिखाई देता है। ये बाहर, इसको स्टमक बॉडी बोलते हैं। यहाँ से निकलता है, इस जोन को पाइलोरिक रीजन बोलते हैं, और यहाँ पर स्फिंक्टर होता है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ये है। इसमें और एक चीज देखते हैं, इसको अगर यहां से देखेंगे तो ये इस जोन को बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, और इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। ये वहां से हमने उठाया था, तो इसको अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे 1 2 3 को। इसी में एक प्रश्न आता है कि कार्डियक, जो कार्डियक पार्ट है, इसी का प्रश्न आता है आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए कि कार्डियक पार्ट किसका भाग है। तो नॉर्मली कार्डियक हम लोग बोलते हैं हार्ट से संबंधित, तो हम लोग लिख देते हैं कि वो हार्ट से संबंधित है, जबकि कार्डियक पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्डियक पार्ट इज द पार्ट ऑफ स्टमक। हाँ, ये अवश्य है कि यहीं पर हार्ट है, यहीं पर पास में हार्ट है, इसकी वजह से उसको कार्डियक पार्ट कहा जाता है। लेकिन कार्डियक पार्ट इज अ पार्ट ऑफ स्टमक, नॉट ऑफ हार्ट। बस ये समझ लीजिए, ये प्रश्न कंफ्यूजन वाला आता है कि कार्डियक पार्ट नॉर्मली बोलते हैं कार्डियक पार्ट माने हार्ट। ये जो अमाशय है, ये जे आकार का है, या हम लोग बोल सकते हैं हंसिए का आकार का है, कहीं कहीं लिखा हुआ है। और इसकी जो कैपेसिटी है 1.5 to 2 लीटर। इसके एपिथेलियम में गैस्ट्रिक ग्रंथियां हैं, और 3 तरह की ग्रंथियां, म्यूकस सेल, पेप्टिक सेल और ऑक्सिनेटिक सेल। म्यूकस सेल म्यूकस सीक्रेट करता है, पेप्टिक सेल एंजाइम सीक्रेट करता है, और ऑक्सिनेटिक सेल HCl सीक्रेट करता है। ये मुख्य रूप से हम लोग इसको इतना ही जाने। तो ये 3 सीक्रेट होते हैं पेट में। और फंक्शन क्या है अमाशय का, ये देखें। पहला फंक्शन है कि ये फूड स्टोर करता है, इसमें 1 से 1.5 लीटर फूड आएगा तो उसको यो स्टोर कर लेगा, मतलब मूवमेंट तो होता ही रहता है, गतियां होती है, लेकिन 1.5 लीटर तक फूड इसमें। और इसमें 3 से 4 घंटे भोजन रहता है, रिएक्शन करता है, जो मूवमेंट होते हैं। दूसरा, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है, और वाटर, ग्लूकोज और साल्ट का पार्शियली एब्जॉर्प्शन भी करता है पेट। जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसमें क्या क्या रहता है ये जानना है। एक तो 98 to 98.9% वाटर है, और 1 to 2% सॉलिड एलिमेंट है। कार्बनिक 0.4 to 0.9 है। ये देखिए म्यूसिन है, एंजाइपेप्सिन लिपेज है, इंटेस्टिन एंड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर है। इधर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसमें एक चीज और जानना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहता है कि एक स्पेशल है इसके लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय का विशेष सिक्रेशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है पेट में, ये जान लें थोड़ा। अगर भोजन करते हैं और भोजन के साथ कीटाणु जीवाणु आ जाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन कीटाणुओं को मार। यहाँ पर जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। और जो स्टार्च है, ग्रेन है, जिसके बाहर सेलुलोज की मेम्ब्रेन है, उसको ये HCl गला देता है, तो उसके बाद वो एक्ट करने के लिए जो पेप्सिन के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है 1.2 to 0.8 है। मीन्स की पेट में जो HCl है, जिसको हम लोग जठराग्नि बोलते हैं, इसका पीएच कितना है, हाईएस्ट है, वो एसिडिक, हाई एसिडिक है ये 0.8 to 1.8। तो ये इतना एसिड है कि कहीं गिर जाएगा तो वो जल जाएगा। तो ये सिक्रेशन है जो HCl है। HCl बनता कहाँ है,
इस फंडिक जोन में से HCl सीक्रेट होता है। ये जो फंडिक जोन है यहां से HCl सीक्रेट होता है और भोजन इसमें मूव करता है। बहुत सारी गतियां हैं क्रम कुंचन, और इसमें भोजन 4 घंटे रहता है और इसमें भोजन पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। पेट से जो भोजन बाहर निकलता है इसमें सारा रिएक्शन करने के बाद ये पेस्ट के फॉर्म में निकलता है इस जोन से, पाइलोरिक स्फिंक्टर से, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है और वो हाईली एसिडिक। तो इसमें जो सिक्रेशन होता है HCl का फंडिक जोन में होता है। ये हम लोग बताए थे पहले कि भोजन इसमें नहीं रहेगा तो ये इस तरह के फॉर्म में दिखता है। अब इसी में प्रश्न बनेगा वहीं पर कि अगर गैस्ट्रिक, कोई कहे कि गैस्ट्रिक हमको प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ की समस्या है? मनोज गोयल जी आप लोग बोलिए। सेमेस्टर 1 2 ये गैस्ट्रिक कोई बात हो तो कहाँ की समस्या मानी जाएगी और क्यों? प्रतिमा मैम। कहाँ की? स्टमक की ना? हाँ, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियां, तो गैस्ट्रिक ग्रंथियां माने गैस्ट्रिक माने HCl, गैस्ट्रिक ग्रंथियां HCl प्रोड्यूस करती हैं। तो जब भी कभी गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम बोले तो पहला प्रॉब्लम हम लोग को समझना है, हम लोग उपचार के लिए, कि वो उसका स्टमक की HCl की कोई समस्या है। ठीक, तो ऐसे ऐसे समझने शुरू करिए कि गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्राइटिस वगैरह इस तरह की बीमारियां आएंगी तो उनका संबंध होगा हमारा स्टमक से और HCl, ठीक है, उसकी गर्मी की वजह से। ठीक, आगे। यहाँ पर एक चीज ये जानना है कि ये जो अपने काम करते हैं, एक फैक्टर है इंट्रिंसिक और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ब्लड में हम लोगों ने पढ़ा था कि पेट अगर इन चीजों को रिएक्ट, ये स्टमक से ये चीजें सीक्रेट नहीं होती, इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, अगर ये सीक्रेट नहीं होती हैं तो इससे भी प्रॉब्लम होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है ये जानना है। ये दोनों फैक्टर, जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो हीमोग्लोबिन के, इरिथ्रोसाइट के बनने में सहायक है, और न्यूरोट्रॉपिक नर्व्स के मेंटेनेंस में सहायक है। तो अगर हीमोग्लोबिन में भी प्रॉब्लम आ रही है, माने इरिथ्रोसाइट में प्रॉब्लम आ रही है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी जिम्मेदार है जो पेट से रिलीज होता है, स्टमक से। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंस्टिंक्टिव फैक्टर है ये हीमोग्लोबिन के लिए, मैंने एनीमिया वाले जोन में जब हम लोग पढ़े हैं कि एनीमिया होती है तो ये इंपॉर्टेंट है ये रिलीज होना, क्योंकि ये टेस्ट में भी कई बार डॉक्टर्स एडवाइज कर सकते होंगे कि आप इनको चेक कराइए जिसका एनीमिया है, नहीं बढ़ रहा है ब्लड। तो स्टमक भी जिम्मेदार है इंट्रिंसिक फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है, ये यहाँ पर ध्यान रखना। अमाशय से भोजन तरल पदार्थ में निकलता है, पाइलोरस या जो गेट है, और चूंकि ये सर्कुलर है, छोटा है, तो ये वाल्व की तरह काम करता है और 3 से 4 घंटे रहने के बाद निकलता है, जो हाईली एसिडिक है। ये हम लोग को पेट में किसी को पूछना, ये एक चीज जो हम बनाए थे, इसको ये वहां से ले आए थे अपने बुक से, इसको देख लीजिए क्यों हम लाए थे। सर आप तो इस पर कुछ चर्चा कर लें थोड़ा सा। करिए, बढ़िया। ये जो हम लोग 10 पार्ट में जो बोलते हैं ना कि स्टमक के हमको ट्रीटमेंट कहाँ करना है, एक बोले थे हम लोग कि स्ट्रक्चर पे करना है, फंक्शन पे करना है, या स्पाइरल पे करना है। तो अगर स्ट्रक्चर में किसी को लगता है कि उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो स्टमक का पार्ट 8 नंबर वाला पार्ट है, माने उसको नंबर 8 है, तो ये 8 नंबर यूज किया जाएगा यहाँ के प्रॉब्लम।
अगर कोई बोलता है कि लेसर कर्वेचर में प्रॉब्लम है तो 5 नंबर यूज होगा। ये हम लोग 5 बोल रहे हैं अपने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के लिए, जो 0 से 9 तक यूज किया है, मैंने 1 to 10, 0 को हम लोग 10 बोल रहे हैं। तो इसके लिए ये जो नंबरिंग है, जैसे 4 बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है कहीं 4 यूज करेंगे, ग्रेटर कर्वेचर में प्रॉब्लम हो रही है तो 6 यूज करेंगे, है ना। अगर कार्डिक रीजन में प्रॉब्लम हो रही है, कार्डिक स्फंक्टर में, तो 2 यूज करेंगे, और ऑसोफेगस या स्टमक का जो जंक्शन है वहां प्रॉब्लम है तो हम लोग 1 यूज करेंगे। तो फंडस में प्रॉब्लम है तो 3 यूज करेंगे। ये स्टमक को 10 पार्ट में बांट के दिखाने का पर्पज है कि पार्ट नहीं है, ये वो नंबर है जो हम लोग 1 2 3 4 पढ़ रहे हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल। अब हाँ, बहुत बढ़िया, यही सब यही बताना है पर्पस क्या है, इसका यूज कैसे है। तो अब मान लीजिए आपको तिवारी जी ने कहा कि मान लीजिए हमारे इस पूरे उसमें पाइलोरस स्फिंक्टर में प्रॉब्लम है, तो 2 तरह की प्रॉब्लम होगी, या तो एसिडिटी बढ़ी होगी, और वो कोई कह रहा है कि ऑर्गन में हमारी हीट बढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। चलिए, तो स्ट्रक्चर का और फंक्शन का दोनों का ट्रीटमेंट बताइए आप लोग। अब तो 4th सेमेस्टर वाले इसमें 3rd 4th वाले बताएं। 8वें नंबर पे हमको क्या करना पड़ेगा? स्टमक की मेरिडियन में जाएंगे। नंबर 1 पहला सिद्धांत क्या है, उस उंगली पे जाइए। तो कहां पर जाएंगे हम लोग? बोलिए, आप लोग पार्टिसिपेट करिए। फिंगर नंबर 5 पे जाएंगे, स्टमक की है ना। नंबर 5, वेरी गुड, राइट रिंग फिंगर में हम लोग जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर वाले क्यों सुने, हम लोग जाएंगे फिंगर नंबर 5 में। अब हम लोगों ने कहा कि इस स्फिंक्टर में कोई हमारा, तिवारी जी ने क्या कहा कि हमारा स्ट्रक्चर की समस्या है, ठीक। तो स्ट्रक्चर समस्या, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर के हॉरिजॉन्टल मेरिडियन में जा सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? यस सर, स्ट्रक्चर तो हर बच्चे हॉरिजॉन्टल में जाएंगे। अगर फंक्शन की है तो फिर हम स्पाइरल में भी जा सकते हैं इसमें। हाँ, फंक्शन के लिए वर्टिकल में जाएंगे और स्ट्रक्चर के लिए हॉरिजॉन्टल में जाएंगे, और वर्टिकल में भी जा सकते हैं, और हम लोग स्पाइरल जा सकते हैं। अगर हम ये समझें कि पाइलोरस के साथ साथ हमारा कहीं और भी एक आध ऑर्गन पार्ट जो है प्रभावित हो रहा है, तो हम स्पाइरल चले जाएंगे, ठीक, वेरी गुड। तो हम लोग क्या करेंगे, फिंगर नंबर 5, अगर एक वर्टिकल कम करेंगे, इन्फ्लेमेशन है अगर मान लो, हाँ, तो 3 नंबर को सेडेट करेंगे। हाँ, बस बोलिए, पूरा प्रोटोकॉल बोलिए। फिंगर नंबर 5 और 8th हॉरिजॉन्टल या 8th स्पाइरल, और इसमें हम अग्नि को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, और जल को बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? अग्नि कम होगी 3 नंबर से, 4 को कम करेंगे। 4 नंबर 4 होता है हमारा जल का, उसको कम कर देंगे। 4 टोन। रुक्मिणी मैम बोल रही है? रुक्मिणी मैम बोल रही क्या? नहीं सर, नहीं, बोल कौन रहा है? सर मैं रेखा पटवार, मेरी आवाज आ रही है? रेखा जी बोल रही थी। अरे आपका चेहरा में दिख नहीं रहा, इसमें होगा, ठीक। एनीवे, तो आप हमेशा प्रोटोकॉल बोलिए। बाहर पता सर बहुत आवाज आ रही है, पहले बंद करवाइए सबका। हाँ, बंद कर दीजिए आप लोग। रुक्मिणी मैम बंद कर दीजिए। रुक्मिणी मैम आप यहाँ से आ रही है जी। देखिए बाहर ना बहुत। हाँ जी, बोलिए रेखा जी। हाँ जी, इसमें हम क्योंकि 8 नंबर में प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, वो समझ आ गया, वो आपका स्पाइरल समझ में आ गया। आगे बोलिए, प्रोटोकॉल लास्ट पॉइंट। अब इसमें हमने अगर इन्फ्लेमेशन है, हाँ, अग्नि बढ़ी हुई है, तो अग्नि करेंगे और जल को बढ़ा देंगे ठंडक पहुंचाने के लिए। ठीक, तो अग्नि 3 नंबर और 3 सेडेड, और जल हो गया 4 नंबर, तो उसको हम टोन कर देंगे 3 सेडेड 4 टोन। और अगर अग्नि बढ़ी है तो वायु को भी आपको कम करना है। अग्नि वायु किससे बढ़ती है? 3rd 4th सेमेस्टर में नहीं है, तो 1st सेमेस्टर का है कि
2 को भी सेडेट करेंगे। 3 सेडेट 4 टोन, 2 3 सेडेट 1 4 वायु टोन, को भी कम करेंगे ना, जी। क्योंकि अग्नि तो वायु जी। से बढ़ती है। 2 3 देखिए प्रोटोकॉल को अब तो हम लोग का दायरा बढ़ गया ना, 2 3 सेडेट 1 4 टोन मिनिमम, यस सर। ठीक। तो ये हमारा सर, प्रोटोकॉल 1 बन 4 गया। टोन क्यों ऐसे करेंगे? ऐसे क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल 4 से बनना, जल बढ़ेगा और 1 से आकाश बढ़ेगा। ठीक है। तो 2 3 और सेडेट 2 3 लास्ट, सेडेट तो फिंगर नंबर 5 8 स्पाइरल या 8 वर्टिकल या 8 हॉरिजॉन्टल और 2 3 सेडेट 1 4 टोन। देखिए बन गया 2 3 सेडेट 1 4 टोन आपका बन गया। और अधिक है 2 3 4 सेडेट, और अधिक नहीं ठीक हो रहा, एक हफ्ते बाद 3 4 दिन लगाया, अब नहीं ठीक हो रहा, 2 3 4 सेडेट, और अगर 2 3 4 कर देंगे तो उधर 5 6 कर देंगे, और अगर 2 3 6 इधर करेंगे तो उधर 1 4 कर देंगे, ठीक। अगर हम लोग देखते हैं कि हमसे ठीक नहीं हो पा रहा ये, तो 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन, और अगर हम लोग देख रहे हैं कि और तो एक और हमारा प्रोटोकॉल है 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन, मतलब इंटेंसिटी बढ़ा दिया हम लोगों ने। और देखेंगे तो और के बाद बात करेंगे, अभी अभी तो ये रखिए, उसके बाद भी हमारे पास है, लेकिन फिर भी अभी इतने में ठीक हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे बनाइए, चलिए तिवारी जी अब बढ़िया, ये ऐसे ऐसे देखिए, इन्हीं में सीखना हम लोगों को। और ये मनोज मैं गोयल वहां जी, से मनोज गोयल जी आयुर्वेदिक वो मैडम जो है आयुर्वेदिक वर्क से मैंने इस पिक्चर को ले आया। सर सुनते रहिए आप लोग, सुनते रहिए प्रोटोकॉल बनाने के तरीके। नंबर 1 पे आप लोगों ने देखिए और आप सीखिए। नंबर 1 पे क्या था? उंगली, फिंगर चेन। नंबर 5 नंबर 1 उंगली चेन, उंगली माने जिस जगह पर हमने प्रतिस्थापित किया है। नंबर 2 पर क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नंबर 2 पर उसका पार्ट 8 नंबर। हाँ, तो 8 नंबर वर्टिकल मतलब मेरिडियन कौन सी चेन होती है, तो मेरिडियन माना हुआ। और नंबर 3 पर रियल प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे ये वैसे वहां से उठा के ले आया था सर कि थोड़ा सीखा जाएगा, नहीं, बढ़िया बढ़िया किया। क्योंकि 10 पार्ट में अगर कोई अंग को हम लोग बांटते हैं तो इसी तरह बाकी को है, तो स्टमक को वहां से उठाया था थोड़ा। सर एक चीज और पूछ रहे थे कि हम लोग बोले कि 2 3 6, जैसे हम लोगों ने बोला कि 2 और 3 को सिलेक्ट करेंगे, अग्नि को और वायु को। 6 तो समझ में आता है, लेकिन 4 को भी सिलेक्ट करेंगे, जल को, ऐसा है एक प्रोटोकॉल में। इसमें मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था, जल का क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्या थी? सर जल को क्यों सिलेक्ट करेंगे? जैसे आप एक प्रोटोकॉल किए ना कि 2 3 4 सिलेक्ट और हाँ 5। 2 नहीं 3 और तो हाँ ठीक, ऐसा है। इन्फ्लेमेशन मैडम ने कहा ना, इन्फ्लेमेशन माने सर 2 और अच्छा 4 मिलके होता है ना। इन्फ्लेमेशन माने कोई अभी आई है, इन्फ्लेमेशन माने पहली कंडीशन है ना। तो पहली कंडीशन जब आई तो उसमें क्या हुआ, कोई अग्नि, यहाँ तो अग्नि है ही है, तो अग्नि बढ़ी, तो हम लोग 2 माने क्या हुआ, वायु माने वायु वायु, और 3 4 क्या हुआ, पित्त हुआ। हाँ, मतलब बात पित्त कफ के हिसाब से जो है उसको करते हाँ हैं। और क्या, तो इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन माने पहले बात की आती है, फिर आती है पित्त की, और फिर कफ की आती है। तो 2 3 4 सिलेक्ट, क्योंकि हमने कहा कि 2 पहले हम लोगों ने 2 3 लगाया, फिर 1 4 लगाया, 2 3 सिलेक्ट 1 4 टोन, तो हम लोगों ने पहले ये प्रोटोकॉल लगाया। लेकिन इससे हमारा काम नहीं बना, यानी काम मतलब उसको उसकी इंटेंसिटी बढ़ चुकी है, तो 2 3 4 कर दिया हम लोगों ने, पित्त को भी ले लिया। पित्त को ले लिए जो है। हाँ, 4 को अलग अलग मत करिए भाई, 3 आप आगे सेमेस्टर पढ़ रहे तो आप 3 4 को 3 4 को केवल अलग, 3 को अलग मत करिए, 4 को अलग मत करिए। 3 4 माने पित्त। सर पित्त को तो फिर जो है 3 और 6 से भी करते हैं ना, महापित्त कर देते हैं, और कफ को जो है 4 5 में कर देते हैं। तो हमने दो प्रोटोकॉल बताए ना, 2 3 6 डेट 1 4 टोन, और 2 3 4 से डेट 5 6 टोन। अगर 3 4 यही नहीं लेंगे तो पित्त वाला लेना सर, तो उसको तो 3 6 सिरेट और 5 वो कर सकते हैं ना, 4 5 टोन। सर 5 के साथ हम काल को भी ले लेंगे ना। नहीं, जब 2 3 4 कर देंगे तो वहां 4 नहीं आ पाएगा ना।
4 नहीं आएगा, 5 के साथ 6 काल को भी ले लेंगे, साथ में काल को भी कम करेंगे। नहीं, 3 के साथ भी हम काल ले सकते हैं ना सर, पित्त को जो है घटाने के लिए। तो हमने कहा था कि अगर 2 3 6 लेंगे तो वहां 1 4 कर देंगे। हाँ। 2 प्रोटोकॉल बताए ना, हम्म। 2 3 6 रेट 1 4 और 2 3 4 रेट 5 6, क्योंकि 4 ले लिया तो वहां 5 6 आएगा। हाँ, वहाँ 5 6 चला जाएगा। हाँ, 2 प्रोटोकॉल उसी में बना दिए ना कि इंटेंसिटी के आधार पर आपको धीरे धीरे डेवलप करना है कि कैसे आपकी भाई नहीं ठीक हुआ, पहले में ठीक हो जाता तो हमारा कोई बात ही नहीं थी, लेकिन ठीक नहीं हुआ तो हम लोगों ने इंटेंसिटी बढ़ा दिया। तो इंटेंसिटी बढ़ाने के तरीके हैं ये। 6 माने नर्वस सिस्टम, है ना। मतलब ये हुआ कि पहले हम सिंगल द्रव, एक द्रव को ले रहे थे, अब उसके बाद जब से काम नहीं चला हमारा, तब हमने वात पित्त कफ के आधार पे लिए। यही हुआ ना मतलब इसका। ऐसे ही पहले हम लोग चलिए आपको पहले छोटी टेबलेट दिया, हमने क्योंकि कहा सर आने वाली बीमारी पहले वात में ही आएगी ना, पहले वात से ही आएगी, तो वात से ठीक करेंगे पहले, अगर नहीं होगा तब हम पित्त लाएंगे। पहले तो हम नॉर्मली देखिए, पहले हम यहाँ पर आपने कहा कि अग्नि, पहला अपना प्रोटोकॉल बताया था, सिंपल प्रोटोकॉल था, 4 टोन 3 सेडेट, क्लियर आप नहीं बताया था ना। तो ये प्रोटोकॉल बिल्कुल सही प्रोटोकॉल है, कोई बात वो नहीं है, ये सिंपल प्रोटोकॉल है कि हम अगर 4 को टोन कर दें और 3 को सेडेट कर दें तो हमारा काम बनना चाहिए। लेकिन एसिडिक बहुत है, इसलिए इससे काम बनेगा नहीं। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 2 3 माने हम लोग वायु के साथ ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन भी तो है, तो ऑक्सीजन को भी हम लोग हटा देंगे तो हमारी अग्नि की तीव्रता कम हो जाएगी। उधर हम जल के साथ एरिया बढ़ा देंगे, तो अगर किसी जगह पर एरिया बढ़ा दिया तो तीव्रता, इंटेंसिटी जो है अग्नि की घट जाएगी। अगर मान लीजिए कोई हीट का कंसेप्ट हो कि हीट 50 kg की है और उसको एक कमरे में है कि 10 कमरे में लगा दे, तो यहाँ पर उसी हीट की इंटेंसिटी घट जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने एक को माने आकाश माने एरिया हमने बढ़ा दिया। तो ये हमारा पहले सिंपल हुआ, उससे सेकेंड स्टेज हुआ, फिर इससे काम बनना नहीं तो हम लोगों ने फिर तीसरा प्रोटोकॉल यूज किया कि हम लोग 2 3 4 कर सकते हैं। तो जब 2 3 4 करेंगे तो 4 यही ले लिया तो उधर 5 6 होगा, महाकफ हो जाएगा। ठीक, महाकफ है वो, नर्वस सिस्टम मानिए ना मानिए, महाकफ है वो। फिर इधर अगर हम लोग 2 3 6 ले लिया कि नर्वस सिस्टम, तो वहां पर हमारे पास बचा फिर 1 4 तो बच गया। 2 3 4 है, 2 3 6 है, तो हमारे पास 1 4 बचा हुआ है। तो हम सेकेंड प्रोटोकॉल में 2 3 6 डेट 1 4 ले सकते हैं। फिर हम लोग लेंगे 2 3 4 5 6, इस तरह हो गया। और आगे हो गया 2 3 4 7, उधर आगे 8 ले लेंगे। तो आगे नहीं बता रहे हैं, इसी यहीं पर रुक जाइए। ठीक है, 3 प्रोटोकॉल हमारे पास तय हो गए। 4 4 टोन 3 सेडेट, 2 3 सेडेट 1 4 टोन, फिर 2 3 4 सेडेट 5 6 टोन, फिर 2 3 6 सेडेट 1 4 टोन। क्लियर? 4 प्रोटोकॉल आप लोग याद कर लिए? ठीक है, बोलिए। हाँ जी सर। यस सर। 4 प्रोटोकॉल तय हो गए, अब ये नहीं भूलने चाहिए हमेशा। आगे चलिए, प्यारे जी चलिए। जैसे हम लोग इस स्टमक के पार्ट को 10 हिस्से में देख रहे हैं, वैसे मेरे सारे पार्ट 10 हिस्से में बांट के ट्रीटमेंट होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे आयुर्वेदिक 1 2 में। तो ये पर्पज यही था कि हम लोग ये जान पाए कि कहाँ पे 1 लेंगे, कहाँ पे 0 लेंगे, कहाँ पे 3 यूज करेंगे। अगर हमको ये क्लियर हो जाए कि पाइलोरिक इंस्पेक्टर में है तो 8 स्पाइरल लेंगे या लेंगे, अगर लेसर कर्वेचर में है तो 5 लेंगे, लेकिन फिंगर हम लोग लेंगे उंगली वाली। तो पर्पज यही था। तो इसी तरह हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या और जगह ऐसा ही यूज में, तो ऐसा मैंने एक प्रयास किया था कि ये दिखाया जाए। इसमें एक चीज ये है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है काफी कंसंट्रेटेड निकलता है, कंसंट्रेटेड सांद्र। तो हमारा पेट क्यों नहीं जलता है? वो स्टमक है वो भी तो डैमेज हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत कंसंट्रेशन है। तो ये जो म्यूकस है जो सीक्रेट होता है पेट में, इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 mm प्लस
होती है वो 2 mm तक होती है। तो इसलिए इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इफेक्ट हमारे स्टमक के पार्ट पे नहीं पड़ता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्टमक का जो पार्ट है सेल, उसके बीच में ये म्यूकस होता है जो इम्पैक्ट नहीं डालता है। अगर ये म्यूकस कम हो जाएगा, जनरेट नहीं होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीधे हमारे स्टमक को डैमेज करेगा। अब हम लोग जब कभी किसी वजह से उल्टी हो जाती है, हम लोग पढ़ने की जगह थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं जो देखा था, अगर किसी वजह से उल्टी हो जाती है, मान लो कोई काम हुआ और हमने खाना खाया और खाने में ही कंकड़ आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसको भोजन नली में जाने नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मुंह से बाहर निकल जाए। तो जब वो बाहर निकलता है तो वो बोलस होता है, जिसमें लार लपेटे होते, छोटे छोटे टुकड़े होते, वो चाहे जितनी देर हम लोग उसको ग्राइंड करें। लेकिन जब हम यहाँ से कार्डिक स्फिंक्टर से, ये इसलिए है कि यहाँ से अमाशय से चीजें भोजन नली में ना जाए, तो यहाँ से जब कोई प्रॉब्लम आती है, हाई गैस्ट्रिक होती है, प्रॉब्लम होती है, तब हम देखेंगे कि बोलते हैं पेट जल रहा है, भोजन नली जल रही है, बोलते हैं ये सीने में जलन आ रही है आगे गले तक। इसका मतलब कि यहाँ से एसिड का इम्पैक्ट भोजन नली में हो रहा है जो ऊपर तक जा रहा है। और अगर हम उल्टी करते हैं किसी वजह से, तो अब देखेंगे कि काफी छोटे छोटे टुकड़े होंगे और वो चिपके हुए नहीं होंगे, वो सेपरेट होते हैं। बोलस चिपका रहता है क्योंकि उसमें लार रहता है, लेकिन स्टमक में आते ही ऐसी लार को भोजन से हटा देता है और वो काइम बनता है, माने मूवमेंट करके छोटे छोटे पेस्ट के फॉर्म में काइम बनता है। तो हम जब कभी उल्टी करते हैं तो बिफोर काइम करते हैं, क्योंकि वो इस रास्ते से मूव करके ऊपर जाता है भोजन नली से। इसीलिए जब ये नाक में मुंह से निकलता है तो आपको जो फीलिंग आती है वो एसिडिक आती है, लगता है नाक जल गया बहुत है। तो एसिडिक होने के कारण ये काइम, चाहे कन्वर्ट पूरा काइम में है या पार्सली हुआ हो, वो आपको अपने नोजल एरिया में या मुंह में एसिडिक फीलिंग कराती है, लगता है मुंह जल गया, गला जल रहा है, नाक में कहीं फंस गया, अजीब सा खट्टा खट्टा लगता है। तो वो निकल के कहां से जाता है, स्टमक के इस पोर्शन से, और कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू जाता है। तो अगर जलता है भोजन नली में और ऊपर, तो यहाँ से मूव करता है, तो हमको यहाँ ये देखना है कि एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो यूटिलाइज नहीं हुआ या एक्सेस अब बना, जो भी है। तो ये पर्पस है हम लोग, यानी कि उल्टी होती है तो उसमें क्या निकलता है, बोलस नहीं निकलता है, मुंह से निकालते हैं तो बोलस निकलता है। और जब ये पेट से 3-4 घंटे रहने के बाद मथता है, मंथन गति होती है अलग अलग, तो ये एक बार इस तरह आता है, फिर इस तरह मूव करता है, ये मूव करता रहता है इसमें। जब ये पेस्ट बन जाता है 3 या 4 घंटे बाद, तो ये जो छोटा जोन है जिसको हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, यहां से निकल के ये स्मॉल इंटेस्टाइन के में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है डिओडिनम, इसमें जाता है, और वो हाईली एसिडिक होगा, क्योंकि जनरेट हुआ था 0.8 से 1.2। तो ये हो सकता है कि 5-4 के पीएच पे जाए, यहाँ जो एक्टिविटी होती है, लेकिन फिर भी वो हाईली एसिडिक होगा, तो भोजन यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जाएंगे। स्टमक में कुछ हम लोग और चर्चा करना है या आगे बढ़े? जब खाली रहेगा तो ये जो, इसको हिंदी में वलिया बोलते हैं, रूगे, तो पेट अगर खाली रहेगा और उसको कोई देख पाएगा तो इस तरह ये रूगे दिखाई देता है। भरा रहेगा, म्यूकस की लेयर है, तो वो इस तरह दिखाई नहीं देता। सर थोड़ा आगे चलें? हाँ आगे चलिए। कुछ गलत होगा तो सर सुधार दीजिएगा। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया। थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। पेट में ये ध्यान रखना है कि पार्शियली एब्जॉर्प्शन भी होता है, किसका, वाटर का, ग्लूकोज का और साल्ट का। मतलब पेट में भी एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो है ही है, तो यहाँ भी एब्जॉर्प्शन होता है। और ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्पेशल है, और ये हाइड्रोलिसिस, देखिए शब्द आ रहा है ना, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन अणु का हाइड्रोलिसिस करके 15% अमीनो एसिड फ्री कर देता है। हाइड्रोलिसिस यही बोले कि ये सब्सटेंस पानी के साथ एक्ट करता है, माने पानी के साथ संयोग करता है,
पानी के साथ जुड़ता है। हाइड्रोलिसिस माने पानी के साथ रिएक्ट करेगा, चाहे वो जो भी एक्टिविटी करेगा। हाइड्रो माने वाटर, तो हाइड्रो ये करके और अमीनो एसिड फ्री करेगा, तो अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब होने का पार्ट है। अभी तक देखिए, आपको 3 बताए थे वो, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट। अभी देखिए 2 का आया, ग्लूकोज का हो गया थोड़ा बहुत, मुंह से शुरू हुआ ग्लूकोज स्टमक में आया, वहां भी ग्लूकोज हमारा कुछ ब्रेक हो गया, ठीक। ग्लूकोज हमारा कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, उसका एब्सॉर्प्शन शुरू हो गया। इसके साथ साथ देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये अमीनो एसिड भी फ्री कर रहा है 15%। अब यानी अमीनो एसिड बनना वहां पे स्टमक में, अभी केवल फैट जो है, फैट की शुरुआत नहीं हुई, ठीक। आगे चलिए, आगे फैट की आगे शुरुआत आगे होगी। अब थोड़ा वापस से पिक्चर पे फिर जाते हैं वहां हम लोग। ये यहाँ हम लोग बात किए थे कि भोजन नली से भोजन आ जाएगा और ये स्टमक के यहाँ आएगा। यहाँ रहने के बाद पहले इसको समझ लें कि पूरा प्रोसेस क्या है। ये भोजन नली में आएगा, यहाँ से काइम जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला पोर्शन। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे। पहले तो हम लोग डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, 3 पार्ट होंगे। डियोडिनम ये फर्स्ट पार्ट डियोडिनम जो स्टमक से जुड़ा हुआ है, ये सी आकार का है और इसकी दीवारें काफी मोटी होती है, क्योंकि पेट से आने वाला जो एसिडिक पदार्थ है उसके प्रवाह को इसको बर्दाश्त करना है, झेलना है। तो नेचर ने ऐसा बनाया कि काफी मोटा है और सी आकार का है। सी आकार होने से भी उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तेज प्रवाह, और इसमें ये मूव करके आएगा। ये जो इनसाइड पोर्शन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये दिख रहा है। ये जो ग्रीन कलर में है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ ये रेक्टम और एनस। भोजन का जो मूवमेंट का है, ओरल कैविटी से होता हुआ, ओसोफेगस से होते हुए भोजन नली से पेट, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ से निकल के ये मूव करते हुए आता है रेक्टम से और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये पूरा मूवमेंट है जो भोजन है बाहर निकलने का। तो हम लोग स्टमक के बारे में थोड़ा जाने। और ये एक है पैनक्रियाज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ लूप में रहती है, पैनक्रियाज। तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। अभी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जो आंत से जो पेट से जुड़ा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो ये 2.3 नहीं है, ये गलत है। अप्रॉक्स 6 to 7 मीटर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो ये 3 पार्ट में है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम की संरचना हम लोग ये बोल रहे थे कि सॉलिड है, काफी मोटा है, पेट से आता हुआ जो अमाशय से आएगा उस प्रवाह को झेलना है, एसिडिक है। तो डियोडिनम में देखिए पित्ताशय, गॉल ब्लैडर से बाइल, और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आता है। बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस के अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी पूरी लेंथ में इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट करती है। तो हम लोग थोड़ा बाइल जूस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बाइल जूस सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसको जरूर पूरा कंसंट्रेशन से, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये, देखिए। चलिए, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट है डियोडिनम, उसमें हम लोगों ने देखा कि ये बाइल जूस आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती है। तो तीनों आता है। तो बाइल जूस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग
ये फिगर दिख रही है ना सर, बाई लीवर वाली? जी दिख रही है। हाँ, तो हम लोग ये देखेंगे कि लीवर जो हमारा ग्रंथि है, ये इसके फंक्शन को जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या करता है लीवर, है ना। मानव शरीर में लीवर जो है जूस सीक्रेट करने वाला सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर की लोकेशन तो हम लोग देखे थे, ये लीवर है, और देखिए ये स्टमक है, ये इधर से स्टमक आता है, ये पेनक्रियाज है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाला पार्ट है। इधर से स्टमक से काइम निकल के ये इसमें आता है, यहाँ पे आता है, वो भी फिगर देखते हैं। ये है लीवर से आता है। लीवर जो ग्रंथि है ये बाइल जूस सीक्रेट करती है, और ये स्टोर होने के लिए गाल ब्लैडर में भेज देती है। गाल ब्लैडर में बाइल जूस इकट्ठा भी होता है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। ये देखिए इसका पीएच जो बाइल जूस है वो 7.8 to 8.6 है, मीन्स कि ये अल्कलाइन है। जो पेट से काइम आएगा वो एसिडिक होगा, लेकिन ये जो चीजें जाएंगी ये अल्कलाइन है, तो उसकी एसिडिटी को या तो न्यूट्रलाइज करेंगे या कम कर देंगे, बाकी सब मिलके उसको अल्कलाइन बना देंगे, लेकिन ये चूंकि 7.8 है तो ये उसको एफर्ट करेगा। ये ग्रीन में गाल ब्लैडर दिख रहा है, और लीवर से अलग अलग छोटे छोटे डक्ट, ये देखिए यहाँ से बन के आते हैं, ये दिख रहे हैं बने हुए। ये देखिए ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये सिस्टिक डक्ट है, और ये अलग अलग डक्ट हैं। हम लोग इतना ही पढ़ लें तो लीवर से ये सारी चीजें निकलेंगी, और इस डक्ट के थ्रू, ये कॉमन सिस्टिक डक्ट के थ्रू यहाँ पर कलेक्ट होंगी गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ये बाद में इस रास्ते से जो कॉमन बाइल डक्ट है, इस रास्ते से ये देखिए ये गाल ब्लैडर है और ये डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आके, कॉमन डक्ट से ये बाइल जूस आके यहाँ से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका सेक्शन दिख रहा है कटा हुआ पार्ट, यहाँ से इसमें प्रवेश करेगा ड्यूडेनम में। और ये पेनक्रियाज है जो इस लूप में फंसी रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये पेनक्रियाज जो है ये पेनक्रियाटिक जूस भी देगी, ये इसी में मिक्स हो जाएगा एक साथ, और दोनों मिल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ये दोनों मिल जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन खुद ही वो इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती है। तो ये सब लोग मिलके भोजन को बेसिक बना देंगे बाय नेचर, माने काइम को, भोजन माने यहाँ काइम है, तो काइम जो एसिडिक आया था यहाँ से, यहाँ आके वो एल्कलाइन हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो एक्टिविटी होगी वो उसी पीएच पे होगा, क्षारीय होने पर, एसिड होने पर वो एक्ट नहीं करेंगे। तो इम्पोर्टेंट ये कि ये चीजें, अगर ये गाल ब्लैडर, ये ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से गाल ब्लैडर कट कर दिया गया, डॉक्टर गाल ब्लैडर किसी मजबूरी में निकालता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, अगर कट कर दिया तो भी ये लीवर डक्ट के थ्रू बाइल जूस भेजता रहेगा। लेकिन यहाँ पे चेंज ये आएगा कि कलेक्शन ऑफ बाइल जूस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गाल ब्लैडर नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो ये दो चीजें नहीं होंगी। ये लीवर लगातार बाइल जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता रहेगा, क्योंकि ये एसिडिक नहीं है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को नुकसान नहीं करेगा। एसिडिक नेचर में होता तो करता है, क्योंकि बाइल जूस नेचर से 7.8 से प्लस का है, तो क्षारीय है, बेसिक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन किस पोर्शन में आ जाता है, ठीक। और ये यही नुकसान है कि वो हमेशा ही आता रहेगा। लोग बोलते हैं कि गाल ब्लैडर निकालने से क्या नुकसान है, तो नुकसान ये है कि निकल गया तो लीवर जितना बनाएगा वो लगातार स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता रहेगा, बनेगा और आएगा, लेकिन वो भेजता रहेगा। सर ये सही है ना? हाँ सही है। और उससे नुकसान ये भी होगा कि आपको बीच बीच में कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो फैट आप खाएंगे वो फैट का पाचन इसलिए घटेगा क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उसमें बाइल का नहीं हुआ है, तो वो कम कंसंट्रेशन का बाइल लगातार आपके पास आ रहा है। ठीक सर, इसी कारण गैस एसिडिटी ज्यादा रहती है जिनका गॉल ब्लैडर निकल जाता है। हाँ, इसीलिए आप
जब भी फैट खाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं फैट कम खाइए, ये सब चरा मुरमुरा ये सब खाइए। वो इसीलिए कहते हैं कि ताकि वो कंसंट्रेशन कम है, दो चीजें कम है ना, एक तो जी। लगातार आ रहा तो कहें कि 2-2 घंटे में खाते रहिए कुछ, ये कहते हैं ना कि जल्दी Yes, sir. गैप मत दीजिए, क्योंकि गैप देने का वही नहीं है। तो सर इसका भी तो माइनस पॉइंट होगा जो 2-2 घंटे में खाते रहते हैं उसका भी। वो तो भाई आप एक ऑर्गन नहीं है आपके पास ना, तो आप क्या करें? वो इलाज तो डॉक्टर तो कोई इलाज तो सुझाएंगे ही, वो तो निकाल चुके हैं। बिल्कुल। वो कंडीशन के बाद आप पूछ रहे हैं उनसे कि क्या करें, तो वो इलाज बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करिए, यही इलाज है। ओके सर। सर ने यहाँ बोला था कि 0 और 5 दोनों को टोन करेंगे गॉल ब्लैडर पे। अगर आपके पास फिजिकल नहीं है तो पराभौतिक रूप से यहाँ पर 0 और 5 को टोन करने के लिए अगर निकाल दिया गया तो गॉल ब्लैडर पे 0-5 टोन किया जा सकता है। पराभौतिक रूप से करना पड़ेगा आपको कहीं कहीं इस पर। ऐसे ही केस में हम लोग 0-5 टोन की बात किए थे सर। सर ये गॉल ब्लैडर की सीएम एंड एएम पर 0 टोन और 5 टोन कर दें सर? किस पर? गॉल ब्लैडर है ना ये नहीं तो बोथ रिंग फिंगर। अभी इसको उसमें रखिए। मैं 0-5 का यूज बता रहा था पिछली बार, आप नहीं थी क्या उसमें अनिता मैम? सर मिस हो रहा है माइंड से सर। कोई बात नहीं। 0 था सृष्टि, और हम आयुर्वेदिक में बता रहे थे 0 सृष्टि है और 5 है पृथ्वी। पृथ्वी में सब है, शब्द है, स्पर्श रूप है, रसगंध सब है। तो हमने कहा अगर 0-5 टोन कर दिया जाए तो एक नई सृष्टि की रचना होगी। तो उसमें प्रश्न पूछा गया मैडम जैन ने, उन्होंने पूछा कि सर इसका यूज क्या है। वह नहीं, उन्होंने पूछा था सुधा पाठक जी ने कि यूज क्या है इसका। तो हमने कहा मान लीजिए कोई ऑर्गन नहीं है तो पराभौतिक रूप से आप 0-5 तो क्रिएट कर सकते हो। ओके। नहीं तो इसका सर पर इतनी गहराई तक जा नहीं पा रहे अभी। इतनी गहराई तक जा नहीं पा रहे हैं। नहीं 0-5 माने क्या? 0 माने सृष्टि, यस, और 5 माने आपके पास वो 5 ही पृथ्वी भौतिक पदार्थ है। नहीं, पृथ्वी 5 माने सब कुछ मिल के, 5 माने सब कुछ मिल गया। हाँ सब कुछ है, राइट। तो इसलिए 0-5 माने एक नई सृष्टि। तो कहीं आपको कहीं भी करना हो, ये सुन लीजिए, कहीं भी करना हो आपके ब्रेन में, मैं अब इसलिए उसको भी नहीं, धीरे धीरे उसको यूज करेंगे। ब्रेन में आपके पास कोई कमी रह गई है, क्या कमी होती है? वहां होता है प्रोमिनेंस, वहां होता है जो ब्लड, जो आपके ब्रेन के सेल्स है वो डैमेज हो रहे हैं। तो 0-5 आप टोन करेंगे तो क्या होगा? कोई चीज क्रिएट होगी ना। बिल्कुल वहां यूज हो। अभी आप आगे बहुत यूज करेंगे सेमेस्टर, आगे सेमेस्टर में। नहीं सर वो मेरा एक पेशेंट था, उससे रिलेटेड मेरे मन में आ गई, इसलिए मैंने अगेन इसलिए पूछ लिया। बिल्कुल करिए, ये सब वही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये सब आगे यही सब तो विचार है जिसमें हम लोगों को प्रोटोकॉल करने हैं, और उसको सफलता हो जाएगी तो वही प्रोटोकॉल बन जाएगा, खत्म। हाँ सर, मैं तो इसीलिए एकदम से आया कि उनका जीव गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, तो दोनों CMNEM के अकॉर्डिंग करें या नॉर्मली आयुर्वेद के अकॉर्डिंग करें, बस ये नहीं कोई भी करिए। CMNEM भी कोई ऐसा मत सोचिए, मिक्स करिए ना। हम तो मिक्स कर रहे हैं सब लोग। अब हम लोग YNM में क्या मिक्स ही तो कर रहे हैं। ठीक है सर। मनोज जी बोलिए। ओके सर। मनोज जी ने सर हाँ सर, मेरे पास एक पेशेंट आया था, 12 साल का बच्चा था, गॉल ब्लैडर की पथरी की जी, आयुर्वेदिक से उपचार किया मैंने। हाँ 1 महीने में उसकी गॉल ब्लैडर की पथरी निकल गई थी पूरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सर गॉल ब्लैडर की पथरी निकलना तो बहुत डिफिकल्ट होता है सर। नहीं पथरी 1 महीने में निकल गई। पथरी में ये ऐसा ना, पथरी की लोकेशन, अगर पथरी की लोकेशन ऐसी है जहां जल्दी से मूवमेंट उसका संभव है तो वहां हो जाएगा। और पथरी की लोकेशन बहुत डीप में है तो शायद मुश्किल पड़ेगा। बस सर गॉल ब्लैडर के नेक पर थी सर, बहुत टिपिकल थी, गॉल ब्लैडर के नेक पर थी पथरी। हाँ तो क्या दिया सर ने? कौन सी डेट किया होगा? प्रोटोकॉल दी थी, वो मैं सेंड कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है सर, ओके सर। लेकिन उसमें रोज जो है ना हाथ को स्टिमुलेट भी किया मैंने उसके। हाँ ठीक। ओके दोनों यूज करिए था उसको। हाँ दोनों यूज करिए, चाइनीज आयुर्वेदिक सब मिक्स कर दीजिए, और डॉक्टर वाल सब सारे जहां जहां देखिए, चिकित्सा तो ये है कि इसीलिए सब पढ़ते हैं। इवन हम एलोपैथ क्यों पढ़ रहे हैं? एलोपैथ इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मालूम पड़ा कि हम लोग कहाँ पर है।
लोकेशन कहाँ पर है, ये तो लोकेशन यही बताएगी ना। बिल्कुल सर। चलिए ठीक, तिवारी जी आगे, आपका काम खत्म होने वाला है, 5 ही मिनट रह गया है। जी जी जी। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो, ताकि कल आपके पास रह जाए, 1 घंटे में आप पूरा कर लें। कर लेंगे सर। अब तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो हम लोग ये देख रहे थे कि लीवर लीवर जो है बाइल जूस बनाता है, और हम लोग माध्यम देखे थे कि ये कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू और ये आता है, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से आता है। ये दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और दोनों मिक्स होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करते हैं, और काइम जो एसिडिक है उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट करते हैं, जिस पर कि बाकी एक्टिविटी होती है। नहीं तो अगर वो एसिडिक हो गया तो, क्योंकि सर ने बताया था कि 8 pH पर ही बहुत सारे एक्टिविटी होती है, तो उसको 8 pH पे ले जाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, हम लोग देखे थे ये। अगर आप देखेंगे इस तरह तो ये एक ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, तो ये 3 पार्ट है। और आगे चलना है कि नेक्स्ट डे रखें? नहीं, आगे लीवर बता दीजिए पूरा, जो आप बाइल जूस बता रहे थे। जी, तो बाइल जूस बता रहे, तो बाइल जूस बता दीजिए, फिर आगे आ जाइए आप उसमें। करेक्ट। तो बाइल जूस, लीवर का पॉइंट जो है ना, बस लीवर का आप जी, सर। बता रहे थे ना, तो उसमें बाइल जूस बता दीजिए, खत्म। यस। ये खत्म कर लीजिए। जी सर। सर उसका जब गॉलब्लैडर पथरी निकली ना, तो उसका 5 बार अल्ट्रासाउंड हुआ। हाँ नहीं ठीक है, निकल गई, बढ़िया, वो तो अच्छा हुआ। नहीं सर, डॉक्टर भी जिसको डायग्नोज किया था जिसने, उसने मना कर दिया था, बोले ऐसे गॉलब्लैडर पथरी नहीं निकलती है। हाँ, वो मान ही नहीं सकते। हाँ, बोले जब दोबारा दिखाने गए तो बोले होगी नहीं, और ये बोले थे, बोले ऐसे गॉलब्लैडर से पथरी निकल जाएगी, प्रैक्टिस करनी छोड़ दूंगा मैं। तो बात को जब दिखाने गए वो तो बोले होगी नहीं, तो बोले होगी नहीं, तो आपने डायग्नोज कैसे कर दिया पथरी है? पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था उन्हें निकल जाएगी। जी हाँ, तो यार जी चलिए ठीक। हाँ सर, तो ये जो बाइल जूस है जो लीवर से सीक्रेट होता है, उसके कंपोजिशन के बारे में जान लें। इसमें 96 to 98% जल है और 2 to 4% सॉलिड है। इसमें जो सॉलिड है, इसमें कार्बनिक अकार्बनिक दोनों है, म्यूकस और कोलेस्ट्रॉल है, बाइल साल्ट है, फैटी एसिड है। इसमें एक चीज ये देखना है कि जो बाइल जूस है इसका रंग जो है ना हल्का सुनहला पीला आ रहा है। वो क्यों है? बाइल पिगमेंट के कारण। जो इसमें बाइल पिगमेंट है वो इसके कलर को हल्का सुनहला बनाता है। इसमें एक तत्व जो सबसे ज्यादा है, ये देखिए, बाइल साल्ट, सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोलेट, सोडियम पोटेशियम टर्कोलेट, जो छोटी आंत में मौजूद भोज्य तरल की सतह पर तैरते हुए बसा अणुओं को का सरफेस टेंशन लो करता है और नीचे ले आता है कि उसकी हाइड्रोलिसिस हो सके। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो फैट है उसका सरफेस टेंशन लो करता है कौन? बाइल साल्ट, सोडियम पोटेशियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम पोटेशियम टर्कोलेट। ये छोटी आंत में जो फैट है उसका क्या करता है? उसका सरफेस टेंशन लो करता है। अब सरफेस टेंशन तो हम लोग नहीं पढ़े, बस समझे क्योंकि आगे जाएगा। उसको नीचे की तरफ ले आता है, लो बॉटम में, क्योंकि ऊपर तैर रहा होता है, तो नीचे ले आता है और वो हाइड्रोलिसिस का अवसर प्रदान करता है एंजाइम को, कि बाकी लाइपेज जो एंजाइम है उसको हाइड्रोलिसिस कर सके। फैट का यहां से शुरू होता है इसके कारण, बाइल साल्ट में जो सोडियम पोटेशियम है, और इसका रंग हरा होता है बाइल पिगमेंट के कारण। हम लोग पहले बोले थे सरफेस टेंशन को केवल नॉर्मली ये समझिए कि कोई भी द्रव है वो ऐसा तनाव, ऐसा फोर्स देता है जिस पर कि आप या तो डूब जाते हैं या तैरते रहते हैं। अगर वो इतना नीचे से प्रेशर दे रहा है कि आपको नीचे न जाने दे, तो वो उसका सरफेस टेंशन है कि आपका भार और आपका द्वारा दबाव जो दिया जा रहा है वो कम है और उसका अधिक है, तो आपको तैरा रहा है। तो ये तब तैरते रहते हैं, तो इनका सरफेस टेंशन अगर लो हो जाएगा तभी नीचे जा पाएंगे, क्योंकि वो क्या करेगा,
इस पूरे द्रव को ऐसे बना देगा कि आपका शरीर भार अधिक हो जाए और तरल जो प्रेशर दे रहा है उसका भार कम हो जाए, उसका दबाव कम हो जाए। तो नीचे से वो फोर्स लगा रहा है, ऊपर से आप लगा रहे हैं, तो आपका उसने बढ़ा दिया ऐसे कि इस टेंशन को कम कर दिया, लोकल नीचे वाले दबाव को कम कर दिया, तो ये नीचे आ गए। और लाइपेज नाम का एक राजा बैठा हुआ है जो एंजाइम है, वो कह रहा है कि भैया मैं तो ऊपर न जाऊंगा, जो मेरे पास आएगा उससे काम करूंगा मैं। इस तरह समझिए। तो लाइपेज का काम ये है, लाइपेज भी जा सकता था ना, लाइपेज नहीं जाएगा। लाइपेज का मेरे पास लाइए तभी मैं उसका काम करूंगा। तो लाइपेज लाया तो उनको उसने काम किया कि अब जो है फैट के अणुओं का वास्तव में ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी, जिसको मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो भी कह रहे हैं वो हो रहा। ठीक, चलिए ठीक है, बस यहाँ तक हो जाएगा। अब आगे ये थोड़ा सा क्योंकि कठिन है, ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसमें 2-4 चीजें, तो आप यहीं से शुरू करिएगा। जी सर। अभी 1 घंटा पूरा है आपका। करेक्ट, हो जाएगा सर। हाँ, अब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा वो किया गया। बस यही समझ, देखिए यहीं पर छोटी आंत वाले में जो आपने पढ़ा बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल, तो ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल नुकसान करता है, कोलेस्ट्रॉल तो होता ही है। कोलेस्ट्रॉल होगा, बाइल साल्ट होगा, बाइल पिगमेंट्स होंगे, इनकी उपयोगिता है। और ये लाइपेज बहुत महत्वपूर्ण का है, यही फैट को, तो आपको पहले पढ़ा ना, वहाँ टाइलिन पढ़ाया था, वहाँ माल्टेज पढ़ाया था, यहाँ इन्होंने पढ़ा दिया कौन सा, ये वाला एंजाइम लाइपेज। तो लाइपेज भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया, किसके लिए, फैट के लिए। बिना तो इस तरह हम लोग एंजाइम को भी, जैसे आप बता रहे थे ना कि कुछ सीक्रेशन होता है और कोई काम करते, जो एंजाइम का सीक्रेशन हो रहा है तो वो एंजाइम कुछ फंक्शन कर रहे हैं, ठीक, और इन पर जो है कार्रवाई हो रही है। तो बहुत अच्छा तिवारी जी, बहुत बढ़िया आपने बताया, पिछली बार भी आपने बढ़िया बताया था। और सब आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट बोले, उन लोगों को कैसा लगा? हम लोग तो सुन रहे हैं तिवारी जी, हम लोगों को अच्छा लग ही रहा है। सेमेस्टर 1-2 तो शुरू में पहली बार